ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोनों भाई अच्छी तरह से जानते थे, अगर रिया की आंख खुली और रिया के पिछले दिन की याददाश्त खो गई तो बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि रोहित और अनिका दोनों ही इस वक्त कमरे में मौजूद थे। और अगर उन्हें रिया की कंडीशन का पता चला तो एलेक्जेंडर और आर्यन की खैर नहीं थी। जब दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो रिया खांसते हुए करवट बदलकर फिर से सो गई। जब दोनों भाइयों ने देखा कि रिया गहरी नींद में सोई हुई थी तब उन्होंने राहत की सांस ली। किसी तरह से दोनों भाई चाहते थे कि रोहित अनिका को लेकर अपने कमरे में चला जाए, मगर वो भी अभी तक जान चुके थे कि अनिका इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। दोनों भाई अब तक ये देख चुके थे कि अनिका किस तरह से कंप्यूटर की लैंग्वेज सीख रही थी, मगर उनके समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें ये बात अपने डैड से कहनी चाहिए या नहीं। अब तक दोनों भाई ये अच्छी तरह से जान चुके थे कि अगर उन्होंने कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने वाली बात रोहित से कही तो अनिका और रोहित के बीच में टेंशन बढ़ सकती थी। अनिका ने अगर जिद पकड़ ली तो वो किसी भी हालत में अपनी जिद पूरी करके ही रहेगी। ये बात भी अब तक दोनों बेटे अच्छी तरह से जानते थे। कहीं न कहीं भले ही रिया का स्वभाव काफी अड़हल था और खुश मिजाज था, मगर जहां बात जीत की आती तो रिया भी बिल्कुल अपने माँ बाप अनिका और रोहित की तरह ही थी। जो भी बात मन में एक बार ठान ली तो वो पूरी करके ही मानते थे। रोहित ने अपना बैलेंस संभालते हुए अपने कदम पीछे हटाना शुरू कर दिया। दोनों बेटे भी अच्छी तरह से जान चुके थे कि आज मम्मा के सामने डैड की बिल्कुल नहीं चलने वाली थी। रोहित मायूस चेहरा लेकर बच्चों के कमरे से धीरे धीरे बाहर की ओर जाने लगा। एलेक्जेंडर और आर्यन के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वो जानते थे कि अब एक बार रोहित के कमरे से बाहर निकल गया तो सारी रात अनिका उनके कमरे में ही गुजारेगी और सुबह होते ही रिया जब आंखें खोलेगी तब अनिका को इस बात का पता चल जाएगा कि रिया हर रोज अपने एक दिन की मेमोरी खो देती थी। ये सब सोच सोच कर ही दोनों भाई के पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी थी, मगर वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। रोहित धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गया और बच्चों के बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही रोहित कमरे से बाहर गया, अनिका अपनी जगह से उठी और बेडरूम के पास आकर धीमी आवाज में एलेक्जेंडर और आर्यन से कहने लगी, रात बहुत हो गई है, तुम दोनों भी सो जाओ। मैं कुछ देर तक गार्डन में लैपटॉप पर बैठी हूँ, बाद में मैं भी यही तुम्हारे बगल में सो जाऊंगी। अनिका की बात से आर्यन और एलेक्जेंडर लगभग एक साथ हाँ में अपना सर हिलाने लगे। हालांकि उनके मन में एक ही बात की प्रार्थना चल रही थी कि किसी तरह अनिका उनके कमरे से चली जाए, मगर उनके पास अपनी माँ की बात में हामी भरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। बच्चों से बात करने के बाद अनिका ने बेडरूम का पर्दा लगा दिया और टेरेस गार्डन में जाकर फिर से अपनी जगह पर बैठ गई। अनिका ने फिर से लैपटॉप स्विच ऑन किया और अनिका ने अपना काम जहां पर अधूरा छोड़ा था वहीं से फिर से शुरू कर दिया। अनिका फिर से धीरे धीरे अपनी दुनिया में खोने लगी। अनिका की आंखें फिर से लैपटॉप स्क्रीन पर जम गई और अनिका के आसपास से फिर से तरह तरह के कलर के नंबर और अल्फाबेट्स घूमते हुए नजर आने लगे। मिनट गुजरते गए, मिनट घंटों में बदल गए। अनिका वही टेरेस गार्डन पर बैठी रही और हैंकिंग की दुनिया की हर बारीकी सीखती रही। वही बेडरूम के अंदर एलेक्जेंडर और आर्यन अपने बिस्तर पर लेटे थे, मगर दोनों की आंखें खुली थी। अंधेरे में दोनों की आंखें काफी चमक रही थी। दोनों भाई अच्छी तरह से जानते थे कि सुबह होते ही उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला था। वहाँ रिया की कंडीशन फिर से ठीक करने के लिए एलेक्जेंडर को वो प्लानिंग भी करनी थी, जो किस तरह से बूढ़े बाबा से मिलकर रिया के इस कंडीशन को रिवर्स करने के लिए दवाई मांगे। वो अच्छी तरह से जानता था कि बूढ़े बाबा की टेबलेट की वजह से ही रिया की ये कंडीशन हुई थी, और जिस आदमी के पास इस तरह की टेबलेट थी जरूर उस आदमी को उस टेबलेट का असर रिवर्स करने का तरीका भी पता होगा। दोनों भाई बारी बारी से अपने बगल में सोई अपनी बहन रिया को देखते रहे। रिया गहरी नींद में सोई थी। बस दोनों भाई के दिल में इस बार इसी बात की चिंता खाई जा रही थी कि जब रिया आंखें खोलेगी तब उनका क्या होगा। सुबह के 6 बजने वाले थे। टेरेस गार्डन पर बैठी अनिका अभी भी लैपटॉप स्क्रीन पर जमी हुई थी। अनिका की आंखें धीरे धीरे काफी ज्यादा लाल नजर आने लगी थी।
खुद अनिका भी नहीं जानती थी कि वो कई घंटों से लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठी थी, जिसकी वजह से अनिका की आंखों की छोटी छोटी नसें फूलकर लाल हो गई थी। नींद पूरी न होने की वजह से अनिका की आंखें काफी ज्यादा भारी नजर आ रही थी। मगर इस वक्त अनिका नींद, प्यास सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपने मिशन को पूरा करने की जिद में थी। सुबह का वक्त था। मनाली में हर तरफ कोहरा छाया हुआ था। ठंड की वजह से मौसम काफी गुलाबी हो गया था, मगर अनिका को देखकर ठंड का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। न तो अनिका को ठंड लग रही थी और न ही अनिका को मनाली की खूबसूरत वादियां देखने में कोई इंटरेस्ट था। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की प्रेसिडेंशियल स्वीट के टेरेस से मनाली का नजारा काफी खूबसूरत नजर आता था। चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। ये कहीं भी टूरिस्ट के मन में ये सवाल पैदा कर सकता था कि वो इस वक्त जहाँ थे, क्या वो कोई धरती की जगह थी या स्वर्ग के किसी हिस्से में वो इस वक्त टूर कर रहे थे। मगर अनिका इन सारी बातों से बिल्कुल दूर अपना पूरा ध्यान हैंकिंग की बारीकियों को जानने में लगा रही थी। फिर अचानक ही अनिका ने एक जोर की उबासी ली और अपने शरीर को मोड़ती हुई लैपटॉप की स्क्रीन बंद कर दी। जैसे ही अनिका ने लैपटॉप की स्क्रीन बंद की, अनिका ने अपनी आंखें मसलना शुरू कर दिया। अनिका अब जान चुकी थी कि हैंकिंग की दुनिया में हर काम कैसे किया जाता था। जैसे ही अनिका ने लैपटॉप की स्क्रीन बंद की, अनिका को अचानक ही ठंड का एहसास होने लगा। अनिका को खुद की हालत पर यकीन नहीं हो रहा था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि अनिका के हाथ पांव कांपने लगे थे। मगर अनिका ने वही सारी रात बैठकर हैंकिंग की दुनिया की बारीकियां सीखी थी। अनिका को इस बात की हैरानी हो रही थी कि अब तक अनिका को इस कड़कड़ की ठंड तक का बिल्कुल एहसास नहीं था। मगर जैसे ही अनिका को ये यकीन हो गया कि वो किसी भी सिस्टम को हैक करने की काबिल हो गई थी, तो अचानक अनिका के दिमाग में अनिका को ये बताया कि उसका मिशन पूरा हो चुका था। और मिशन पूरा होते ही अनिका के दिमाग ने फिर से अनिका के इस शरीर पर कंट्रोल पा लिया। अनिका अपनी दुनिया से निकलकर वास्तविक दुनिया में लौट चुकी थी और वास्तविक दुनिया में जहां वो बैठी थी वो जगह काफी सर्द थी। तभी अचानक अनिका ने देखा कि अनिका के टीप वायर टेबल पर अभी भी शाम के बर्तन वैसे के वैसे पड़े थे। अनिका ने ना तो खाना खाया था और ना ही पानी की एक बूंद अनिका के गले से नीचे उतरी थी। अनिका को अचानक ही भूख का एहसास होने लगा। अनिका ये भी जानती थी कि शाम का खाना इस तरह से खाना सही नहीं होगा। ठंड के मारे ठिठुर रही अनिका ने अपने दोनों हाथ एक दूसरे पर रखे और हाथों को मसलना शुरू कर दिया। अनिका ने धीरे से अपनी जगह से उठकर अपने बेडरूम के दरवाजे की ओर जाना शुरू कर दिया। अनिका को अचानक इस बात का एहसास हुआ, फर्श से लेकर रेलिंग तक सब कुछ ठंड की वजह से बिल्कुल बर्फीला बन चुका था। अनिका किसी तरह ठिठुरते हुए दरवाजे तक पहुंची और बड़े ही ध्यान से अनिका ने पर्दा हटाया। अनिका जानती थी कि अचानक ही सुबह की रोशनी अगर बच्चों की आंखों पर पड़ेगी तो बच्चों की कच्ची नींद खुल जाएगी। इसलिए पर्दा हल्का सा अपनी तरफ खींचते हुए अनिका कमरे के अंदर दाखिल हुई और फिर से पर्दा बंद कर दिया ताकि बच्चों की नींद डिस्टर्ब न हो। अंदर जाते ही अनिका ने देखा कि तीनों बच्चे गहरी नींद में सोए हुए थे। मगर अनिका को ये देखकर हैरानी हुई कि जहाँ रिया अपने बिस्तर पर बिल्कुल आराम से गहरी नींद में सोई हुई थी, वो अब भी वही है। एलेक्जेंडर और आर्यन रिया के बिस्तर के आसपास नीचे फर्श पर लेटे हुए थे। हालांकि उन दोनों ने कंबल ओढ़ रखा था, मगर फिर भी अनिका को ये देखकर काफी हैरानी हो रही थी कि हमेशा ही बिस्तर पर सोने वाले एलेक्जेंडर और आर्यन इस तरह क्यों सोए थे। अनिका बच्चों को नींद से डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए बड़ी ही प्यार से अनिका ने आर्यन और एलेक्जेंडर के बिस्तर से तकिया उठाकर उन दोनों का सर बड़ी ही प्यार से तकिया पर रखा। एलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही बड़े हो चुके थे। अनिका के शरीर में अब इतनी ताकत नहीं थी कि वो दोनों को आराम से उठाकर बिस्तर पर रख सके। आर्यन भले ही दिखने में काफी पतला था, मगर काफी स्ट्रॉन्ग था। वही है एलेक्जेंडर लंबा चौड़ा हो चुका था और काफी वजनदार भी था। बच्चों के सर के नीचे पिलो रखने के बाद अनिका अपनी जगह से खड़ी हुई और अनिका की नजर अपने सामने दीवार से लगे हुए एक बड़े से आईने पर पड़ी। अनिका ने जब अपना ही चेहरा आईने में देखा तो अनिका को ये एहसास हुआ कि वो बाकी लोगों से कितनी अलग थी। दुनिया में जहाँ सभी लोग अपने आप से या तो खुश थे या तो नाराज थे, वहीं अनिका अपने चेहरे को नहीं पहचानती थी। अनिका को आईने में नजर आने वाला चेहरा भी बाकी लोगों की तरह बिल्कुल अनजान नजर आ रहा था। मनाली में पड़ रही सर्दी के कारण
अनिका के गाल बिल्कुल सुर्ख लाल हो चुके थे। रात भर अनिका लैपटॉप के सामने जमी हुई थी, इसलिए अनिका की आंखें बिल्कुल लाल नजर आ रही थी। अनिका धीरे धीरे आईने की ओर चलकर गई। कहीं न कहीं अनिका अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रही थी। अनिका की आंखों में एक अजीब सी घुटन नजर आ रही थी, जैसे कि अनिका मन ही मन अपने आप से ये कह रही थी कि वो शायद इस वक्त वो दुनिया की सबसे बदकिस्मत औरत थी, जिसे लोग जीनियस और एक सुपर वुमन कहकर पुकारते थे। वो खुद अपनी पहचान के लिए तरस रही थी। आईने में नजर आ रही अनिका खुद अनिका के लिए बिल्कुल अनजान थी। तभी अनिका के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। अनिका को अचानक ही अपनी माँ की आवाज सुनाई देने लगी, जिसमें स्वाति मल्होत्रा ने अनिका से कहा था कि उसे हर वक्त अलर्ट रहना है। जो रिकॉर्डिंग रोहित ने अनिका को दी थी, वो रिकॉर्डिंग बार बार अनिका के जहन में बजती रहती थी। अनिका ने अभी अभी इस चीज का नमूना खुद देख भी लिया था। अनिका ने सिर्फ एक ही रात में हैकिंग की दुनिया की सारी बारीकियां सीख ली थी। इस बात से खुद अनिका भी हैरान थी, मगर अनिका इतनी बदकिस्मती थी कि अनिका ये भी नहीं जानती थी कि क्या सचमुच अनिका ने एक रात में जो चीजें सीखी थी, उसे सीखने के लिए बाकी लोगों को कई साल लग जाते थे। अनिका को लग रहा था कि जो उसने किया था वो शायद और कोई इंसान भी आसानी से कर सकता था। मगर तभी अनिका के जहन में फिर से स्वाति मल्होत्रा की आवाज बढ़ने लगी, जो अनिका से ये कह रही थी कि अनिका अलग थी, अनिका स्पेशल थी। मगर अनिका को अपने पावर कभी दूसरों पर जाहिर नहीं होने देने थे, वरना खतरा हमेशा अनिका के आसपास मंडराता रहेगा। अनिका की माँ की आवाज फिर से अनिका के जहन में गूंजने लगी थी। आईने के सामने खड़ी अनिका के जहन में फिर से कई सारे सवाल उठने लगे थे। अनिका कौन थी, उसके जीने का मकसद क्या था, और अनिका असाधारण क्यों थी? अनिका की माँ कौन थी, और माँ ने जो आखिरी मैसेज अनिका को दिया था उसका असली मकसद क्या था, और असली वजह क्या थी? ये सारी बातें एक साथ अनिका के दिमाग में घूमने लगी थी। खुद के वजूद को ढूंढ रही अनिका जब अपनी माँ के वजूद को भी ढूंढना चाहती थी, आईने के सामने खड़ी अनिका के सामने फिर से अनिका की माँ की तस्वीर घूमने लगी, जो उसने पुराने गुलेरिया हाउस में देखी थी। अनिका को अपनी शक्ल देखकर अपनी माँ के अपने बिल्कुल पास होने का एहसास होने लगा था। रात भर लैपटॉप के सामने काम कर रही अनिका का चेहरा काफी मुरझाया हुआ लग रहा था, मगर अनिका अपने चेहरे में कहीं न कहीं अपनी माँ के वजूद को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। यादाश्त खो चुकी अनिका के मन में कई सारे सवाल एक के साथ आवाज उठाने लगे थे। अनिका अपने मन को शांत करना चाहती थी, मगर एक साथ उठ रहे सवालों को वो रोकने में नाकामयाब हो रही थी। अनिका अपने दिमाग पर से अपना काबू खो रही थी। धीरे धीरे अनिका का चेहरा लाल पड़ने लगा था। अनिका की आंखें पहले से लाल थी, मगर अनिका की आंखों की चमक अब भी बरकरार थी। अनिका को ऐसा लगने लगा था जैसे सारे के सारे सवाल एक बड़ा सा पत्थर बनकर अनिका के दिमाग के आसपास घूमने लगे थे। अनिका उन बड़े बड़े पत्थरों को अपने जहन में घूमते हुए रोकना चाहती थी, मगर अनिका पूरी तरह से असमर्थ थी। तभी अचानक अनिका के जहन में उठ रहा एक सवाल जैसे एक चट्टान की तरह अनिका के दिमाग में एक साथ टकराया, जिसने अनिका के होश उड़ा दिए। अनिका के सामने खड़ी अनिका, जो धीरे धीरे अपना होश खो रही थी, वो अचानक ही तेज झटका लगने की वजह से होश में आई और अपने आप को आईने में देखने लगी। अनिका की तेज सांसें अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही थी, मगर इस वक्त जो सवाल अनिका के दिमाग में चट्टान की तरह टकराया था, वो सवाल ये था कि रोहित कौन था? वो आदमी जो रोहित मारवा के नाम से जाना जाता था, वो आदमी जो शायद इस देश का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन था, जो अनिका के बच्चों का बाप था, उसका असली चेहरा क्या था? अनिका ने हैकिंग की सारी टेक्निक सीख ली थी। अनिका ने अचानक ही टेरेस गार्डन में टेबल पर पड़े लैपटॉप की ओर देखा और कमरे से निकलकर वो टेरेस गार्डन में वापस जा पहुंची। अनिका ने तेजी से अपना लैपटॉप ऑन किया। अनिका हैकिंग की सारी टेक्निक सीख चुकी थी। अब वक्त आ चुका था कि अनिका उन्हें आजमाए और अनिका अपनी सीखी हुई टेक्निक का सबसे पहला निशाना रोहित पर साधना चाहती थी। जैसे ही ये बात अनिका के दिमाग में चलने लगी, तब अचानक ही अनिका रोहित के बारे में कुछ ऐसी बात जानने की कोशिश करने लगी जिससे रोहित के असली चेहरे के बारे में पता लगाया जा सके। अनिका बार बार सोच रही थी कि वो किस तरह से ये पता लगाए कि रोहित किस तरह का इंसान था। अनिका को कुछ सूझ नहीं रहा था। अनिका अपने दिमाग पर जोर लगाकर किसी ऐसी चीज के बारे में पता लगाना चाहती थी जिसे हैक करके अनिका ये पता लगा सके कि आखिर रोहित कौन था
और उसका असली चेहरा क्या था, तभी पता नहीं कैसे मगर अनिका के चेहरे के सामने सनी का लहूलुहान शरीर नजर आने लगा। अनिका ने उस दिन प्रेसिडेंशियल स्वीट के सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन पर देखा था कि किस हालत में सनी को अस्पताल ले जाया जा रहा था। सनी के माथे से काफी खून बह रहा था। अनिका ने उस दिन देखा था कि किस तरह रोहित ने गुस्से से सनी का हाथ पकड़ा था और अनिका और बच्चों के अंदर जाने के बाद सनी को लेकर रोहित टेरेस की ओर चला गया था। उसके बाद टेरेस पर क्या हुआ था, इसका अनिका को या किसी और को कोई अंदाजा नहीं था। मगर फिर अनिका ने देखा कि सनी का लहूलुहान शरीर अस्पताल ले जाया जा रहा था। जैसे ही अनिका के दिमाग में ये बात आई, अनिका के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। अनिका जानती थी कि होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में हर जगह सीसीटीवी कैमरा मौजूद थे। अनिका को वो तारीख भी अच्छी तरह से याद थी जब सनी के साथ वो खतरनाक हादसा हुआ था। बस अनिका को किसी तरह होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का सिस्टम हैक करके उनकी सारी सीसीटीवी फोटोज जिस फोल्डर में स्टोर की जाती थी वहां से पहुंचकर टेरेस के सीसीटीवी कैमरा की फोटोज का एक्सेस लेना था। एक ही रात में अनिका एक कंप्यूटर जीनियस बन गई थी। अनिका को कंप्यूटर से लेकर इंटरनेट की सारी बारीकियां पता चल चुकी थी। अनिका खुद भी ये यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो एक ही रात में कंप्यूटर जीनियस बन चुकी थी। मगर इस वक्त अनिका का फोकस पूरी तरह से एक चीज में था कि वो किस तरह से ये पता लगाए कि उसका पति किस तरह का इंसान था और उन दिन दोनों भाइयों के बीच टेरेस में क्या हुआ था। अनिका तेजी से फिर से लैपटॉप की कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां फेरने लगी। अनिका अब तक ये जान चुकी थी कि अनिका का लैपटॉप जिस वाईफाई से कनेक्टेड वो होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का वाईफाई था। अपने ही लैपटॉप का आईपी एड्रेस ब्रेक करते हुए अनिका होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के सिस्टम के अंदर दाखिल हुई। अनिका जानती थी कि इतने बड़े होटल की साइबर सिक्योरिटी भी मामूली नहीं होगी और इसलिए उसे ब्रेक करना भी इतना आसान नहीं होने वाला था। मगर अनिका किसी तरह से ये जानना चाहती थी कि आखिर उसे रोहित पर भरोसा करना भी चाहिए या नहीं। रोहित किस तरह का इंसान था, इस बात पर न सिर्फ अनिका का बल्कि अनिका के बच्चों का भी फ्यूचर निर्भर था। अनिका बस तेजी से लैपटॉप के कीबोर्ड पर फिर से उंगलियां फेरने लगी। टेंडर स्पीड से लैपटॉप के कीबोर्ड पर घूम रही अनिका की उंगलियां पूरी रात टाइपिंग करने के बावजूद अभी भी थकी हुई नहीं थी। अनिका ने फिर से अपनी आंखें लैपटॉप स्क्रीन पर जमा ली। लैपटॉप स्क्रीन पर अलग अलग कोड डिकोड होने लगे। अनिका धीरे धीरे होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के सिस्टम के अंदर दाखिल हो रही थी। बेडरूम के अंदर गहरी नींद में सोए बच्चे इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थे। मगर अपने बेडरूम में जैसे ही रोहित ने अपनी आंखें खोली, रोहित के सर में जोर का दर्द महसूस होने लगा। रोहित ने रात भर शराब पी ली थी जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा हैंगओवर था। मगर जैसे ही रोहित की आंखें खुली, रोहित को ये रियलाइज हुआ कि अनिका अब तक कमरे में नहीं पहुंची थी। रोहित ने सोचा कि शायद अनिका बच्चों के संग कमरे में बच्चों के साथ ही सो गई होगी। सुबह सुबह का वक्त था और रोहित के सर में जोर का दर्द उठ रहा था। किसी तरह वो अपने बिस्तर से उठते हुए अपनी उंगलियों से अपना माथा मसलने लगा। रोहित अपने बेडरूम से बाहर निकलकर प्रेसिडेंशियल स्वीट के लिविंग एरिया मेन डोर तक पहुंचा। रोहित ने जैसे ही मेन डोर का दरवाजा खोला, रूम सर्विस के कुछ स्टाफ मेंबर्स पहले से वहां मौजूद थे और रोहित को देखते ही कहने लगे, यस सर, आप अभी आपके लिए फ्रेश नाश्ता तैयार करवाया है। वुड यू लाइक अस टू सर्व? रोहित ने हवा में अपना हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरे लिए अभी के अभी नींबू पानी लेकर आओ। रोहित का चेहरा सूज चुका था और बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स और रूम सर्विस के लोगों ने रोहित को कभी इतनी बुरी हालत में नहीं देखा था। रोहित के बाल बिखरे हुए थे और आंखें पूरी तरह से लाल नजर आ रही थी। रोहित को देखकर ये कोई भी अंदाजा लगा लेता कि रात भर रोहित ने शराब पी थी और इस वक्त रोहित को बहुत ज्यादा हैंगओवर था। रोहित के कपड़े भी काफी ज्यादा बिखरे हुए लग रहे थे। रोहित मारवा को कभी भी किसी ने इतना अस्त व्यस्त नहीं देखा था। चाहे सुबह के 5 ही क्यों न बजे हो, कच्ची नींद से जागा रोहित भी हमेशा ही स्मार्ट और तरोताजा लगता था। मगर आज रोहित की ऐसी हालत देखकर रोहित का खास चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी दंग रह गया। रोहित को इससे पहले जिंदगी में कभी किसी तरह से इस तरह से नहीं देखा था। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अच्छी तरह से जानता था कि रोहित के मन में क्या बातें चल रही थी। रोहित ने जब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा
कि उसे अनिका पर नजर रखनी थी, उसी वक्त चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर समझ गया था कि रोहित किसी गलतफहमी का शिकार हुआ था और उसी गलतफहमी की वजह से शायद रोहित ने रात को ज्यादा ही पी ली थी, जिसका नतीजा रोहित के चेहरे पर इस वक्त साफ नजर आ रहा था। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रूम सर्विस के स्टाफ को इशारा किया। रूम सर्विस स्टाफ अच्छी तरह से समझ गया था कि रोहित को जल्द से जल्द नींबू पानी सर्व करना होगा। स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देने के बाद रोहित ने दरवाजा बंद कर लिया और डाइनिंग टेबल पर अपना सर पकड़कर बैठ गया। तभी रोहित के मन में ख्याल आया कि उसे एक बार अनिका को देख लेना चाहिए कि अनिका ठीक तरह से सो गई थी या नहीं। जैसे ही रोहित के मन में अनिका का ख्याल आया, रोहित अपनी जगह से खड़ा हुआ और बच्चों के बेडरूम की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। वहाँ अनिका धीरे धीरे होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के सिस्टम में अंदर ही अंदर घुसती चली जा रही थी। अनिका जानती थी कि कुछ ही देर में अनिका के पास वो सीसीटीवी कैमरा की फोटोज का फोल्डर होगा, जिसमें अनिका ये देख सकती थी कि उस दिन सनी और रोहित के बीच क्या हुआ था। रोहित धीरे धीरे अपने कदम बेडरूम की ओर आगे बढ़ाने लगा। वहीं अनिका टेरेस गार्डन में बैठी एक के बाद एक मानो पर्दे खुलते हुए होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के सिस्टम के अंदर दाखिल हो रही थी। तभी अनिका को एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला। अनिका पूरी तरह से होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के सिस्टम पर काबू पा चुकी थी। अनिका अगर चाहती तो इसी वक्त पूरे पैराडाइज होटल का मानो चक्का जाम कर सकती थी, मगर अनिका का इंटेंशन होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के सिस्टम को हैक करके उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं था। न ही अनिका कोई इन्फॉर्मेशन चाहती थी। अनिका बस अपने पति से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहती थी। अनिका ये जानना चाहती थी कि उसके पति और देवर के बीच में उस दिन टेरेस पर क्या हुआ था, सनी के साथ क्या हुआ था। ये बात जानने के लिए अनिका ने सीधे ही होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के उस फोल्डर पर क्लिक कर दिया जहां पिछले दिनों की सीसीटीवी फुटेज स्टोर की जाती थी। अनिका ने सनी के हादसे की तारीख जैसे ही टाइप की, उस दिन की सारी सीसीटीवी फुटेज एक के बाद एक अनिका की कंप्यूटर स्क्रीन पर लोड होने लगी। फाइल की साइज काफी ज्यादा थी, इसलिए लोड होने में कुछ वक्त जरूर लग सकता था, मगर अनिका इंतजार करने के लिए तैयार थी। अनिका किसी भी हालत में ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसके पति का असली चेहरा क्या था। अनिका की कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था कि एक के बाद एक सारी फाइल लोड हो रही थी। फाइल पूरी तरह से डाउनलोड होने में काफी वक्त लग सकता था। तभी बच्चों के बेडरूम का दरवाजा खुला और रोहित बच्चों के बेडरूम के अंदर दाखिल हुआ। धीमे कदमों से जब रोहित के अंदर जाकर देखा तो रोहित ने देखा कि रिया बड़ी ही आराम से अपने बिस्तर पर सोई हुई थी और अलेक्जेंडर और आर्यन नीचे कंबल लपेटकर सोए हुए थे। अलेक्जेंडर और आर्यन को इस तरह सोया हुआ देखकर रोहित को काफी अजीब लग रहा था, मगर इस वक्त रोहित का सर दर्द से फटा जा रहा था और वो किसी भी तरह से अनिका को देखना चाहता था। जब रोहित ने अपनी आंखें किसी तरह मसलते हुए पूरे कमरे में नजर डाली तो अनिका कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसका मतलब साफ था कि अनिका कमरे में मौजूद नहीं थी और टेरेस गार्डन पर थी। रोहित ये बात देखकर काफी शॉक हो गया। अनिका पूरी रात टेरेस गार्डन में बैठी रही, इसका मतलब साफ था कि अनिका टेरेस गार्डन पर ही बैठे बैठे सो गई होगी। रोहित को मन ही मन अनिका की चिंता होने लगी। वो सोचने लगा कि मनाली की सर्दियों में अगर अनिका की टेरेस गार्डन में ही आंख लग गई थी तो हो सकता था कि सुबह होते होते उसका पूरा शरीर ठंड के मारे जकड़ जाए, जिसकी वजह से अनिका की तबीयत भी बिगड़ सकती थी। रोहित अपना सर मसलते हुए तेजी से टेरेस गार्डन की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा, मगर तभी रोहित ने एक ऐसी चीज देखी जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो गया। टेरेस गार्डन के कांच के दरवाजे के पास पहुंचते ही रोहित ने देखा कि अनिका अभी भी लैपटॉप के सामने लैपटॉप स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठी हुई थी और अनिका की उंगलियां बिजली की स्पीड से कीबोर्ड पर चल रही थी। रोहित के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। रोहित अब किसी भी हालत में जानना चाहता था कि आखिर अनिका क्या करना चाहती थी। अनिका की उंगलियां इतनी तेजी से कीबोर्ड पर घूम रही थी और रोहित को यकीन हो गया था कि अनिका जरूर किसी के साथ चैटिंग कर रही थी। अब रोहित देखना चाहता था कि आखिर विंडो पर कौन नजर आ रहा था। रोहित अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। इससे पहले कि अनिका को इस बात का पता चले कि रोहित वहां पहुंच चुका था, रोहित जल्दी से अनिका के पीछे जाकर ये देखना चाहता था कि आखिर अब लैपटॉप स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा था। रोहित इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि अनिका होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के सिस्टम को हैक करके उसके सीसीटीवी फुटेज को ढूंढ रही थी, जिसमें रोहित और सनी का आमना सामना होने वाला था।
रोहित धीमे कदमों से चलकर सीधे अनिका के पीछे चला गया और इससे पहले कि अनिका किसी बात का रिएक्शन दे सकती, रोहित ने सीधे ही लैपटॉप स्क्रीन पर अपनी नजर डाली। मगर लैपटॉप स्क्रीन पर रोहित ने जो देखा उसे देखते ही रोहित की आंखें फटी की फटी रह गई। रोहित ने देखा कि लैपटॉप स्क्रीन पर अनिका एक गेम खेल रही थी। यह एक तरह की गेम थी जिसमें एक बड़ा सा चक्रव्यूह होता था और प्लेयर को चक्रव्यूह से बाहर निकलने के सारे रास्ते ढूंढने होते थे और टाइम लिमिट की वजह से प्लेयर को ज्यादा तेज उंगलियां घुमाकर अपने आप को चक्रव्यूह से बाहर निकालना होता था। रोहित ये देखकर चौंक गया। अनिका ने इससे पहले जिंदगी में कभी भी मोबाइल या कंप्यूटर गेम नहीं खेली थी। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि लैपटॉप देते ही अचानक अनिका को ऐसा क्या हो गया था कि उसे गेम खेलने का इतना क्रेज हो गया था और वो पिछले कम से कम 15-16 घंटे से लैपटॉप स्क्रीन पर अपनी नजरें जमाए बैठी थी। रोहित को जब अचानक ही इस तरह की तेजी से अपने पीछे आते हुए अनिका ने महसूस किया तो अनिका एक झटके से अपने पीछे दिखने लगी और अपने पीछे खड़े रोहित से कहने लगी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? इस तरह से अचानक आकर डरा ही दिया तुमने। रोहित के भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अनिका के सवाल का क्या जवाब दे। रोहित कहीं न कहीं काफी गिल्ट महसूस कर रहा था। रोहित के मन में कई तरह के अजीब अजीब ख्याल चल रहे थे, मगर रोहित ने कभी सोचा नहीं था कि जिस अनिका को वो कहीं न कहीं अपने मन में बेवफा समझ बैठा था, वो दरअसल कंप्यूटर पर गेम खेल रही थी। रोहित को जितना अजीब अनिका का अचानक बदला हुआ बिहेवियर लग रहा था, उतना ही शर्मनाक उसे अपना बर्ताव लग रहा था। हैंगओवर की वजह से रोहित का सर फटा जा रहा था। वहीं अब रोहित के दिल पर इस बात का भी काफी बड़ा बोझ था कि उसने जिंदगी में पहली बार अनिका पर भरोसा नहीं किया था और अनिका पर भरोसा न करने का इस वक्त उसे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। अनिका ने पहले ही रोहित के आने की आहट सुन ली थी और इसीलिए जैसे ही अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि रोहित टेरेस गार्डन के दरवाजे के पास खड़ा था, अनिका ने बड़ी ही तेजी से अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर फेरते हुए अपनी स्क्रीन पर डाउनलोड हो रही फाइल को हटाकर गेम ओपन कर दी थी। हालांकि अनिका वो गेम खेलना नहीं जानती थी, मगर रोहित भी वो गेम खेलना नहीं जानता था और इसलिए रोहित को इस बात का अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि अनिका सचमुच वो गेम खेलना जानती भी थी या नहीं। रोहित बस उस गेम को देखकर ये समझ चुका था कि अनिका रात भर गेम खेलती रही थी और इसीलिए वो छोटे बच्चे की तरह जिद कर रही थी कि वो बच्चों के साथ बच्चों के कमरे में रहेगी। जब अनिका को इस बात का एहसास हो गया कि रोहित ने पूरी तरह से अनिका की इस तरकीब पर विश्वास कर लिया था, तब अचानक ही अपनी जगह से खड़े होते हुए अनिका ने रोहित से कहा, मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब सुबह हो गई। यहाँ पर काफी ठंड है, मुझे लगता है कि मुझे कुछ देर आराम करना चाहिए। रोहित भी कहीं न कहीं चाहता था कि रात भर जब अनिका लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठी थी तब उसे कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। अनिका की आंखें पूरी तरह से लाल पड़ चुकी थी, जो देखकर रोहित ने अनिका से धीमी आवाज में कहा, हाँ मुझे भी लगता है तुम्हें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। हैंगओवर की वजह से रोहित का सर दर्द से फटा जा रहा था। जैसे ही अनिका और रोहित अपने कदम बच्चों के बेडरूम की ओर आगे बढ़ाने लगे, रोहित के कदम फिर से लड़खड़ाए और वो जो खाने की प्लेट पिछली रात से अनिका के टेबल पर पड़ी थी, वो ठोकर की वजह से सीधे जमीन पर जा गिरी। कांच की प्लेट जमीन से टकराते ही चकनाचूर हो गई, मगर प्लेट जैसे ही जमीन से टकराई, प्लेट के टूटने की आवाज से अलेक्जेंडर और आर्यन की आंखें खुल गई थी। वो दोनों झटके से जागे और जागते ही इस बात का एहसास हुआ कि टेरेस गार्डन पर रोहित और अनिका बातें कर रहे थे। जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ, दोनों की आंखों से नींद पूरी तरह से गायब हो गई। ना तो अब उन्हें सुबह जागने की ठंड का एहसास हो रहा था और न ही उन्हें किसी भी तरह का आलस महसूस हो रहा था। जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला कि सुबह हो गई थी और किसी भी वक्त रिया जाग सकती थी, मगर अनिका और रोहित दोनों कमरे में मौजूद थे, तब उनके होश उड़ गए। रोहित के कदम जैसे ही लड़खड़ाए, अनिका ने उसे सहारा देते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और फिर रोहित का हाथ पकड़कर उसे बेडरूम के अंदर ले गई। जब रोहित और अनिका ने देखा कि अलेक्जेंडर और आर्यन जाग गए थे, तब अनिका ने पहले ही रोहित की ओर देखा और फिर धीमी आवाज में अलेक्जेंडर और आर्यन से कहा, वी आर सॉरी, हमारी वजह से तुम दोनों की नींद खराब हो गई। दोनों बच्चों की आंखें बड़ी बड़ी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखें उनके माँ बाप पर जम गई थी। एक तरफ अलेक्जेंडर और आर्यन की आंखें इसलिए बड़ी हो गई थी क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि अगर किसी भी वक्त रिया जाग गई तो वो दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे।
जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो रिया अभी भी उसी पोजीशन में सोई हुई थी, जिस पोजीशन में वो पूरी रात भर सोई रही थी। इसका मतलब साफ था कि कांच की प्लेट टूटने की आवाज अभी तक रिया की नींद को चीर नहीं पाई थी, जिसे देखकर उन दोनों भाइयों ने राहत की सांस तो ली थी, मगर वो जानते थे कि अब अगर दोबारा कमरे में कोई आवाज हुई तो हो सकता था कि रिया की नींद खुल सकती थी। रोहित जानता था कि ये सब कुछ रोहित की वजह से हुआ था। रोहित के पांव की ठोकर अगर कांच की प्लेट को नहीं लगती तो कांच की प्लेट नहीं नीचे गिरती और अलेक्जेंडर और आर्यन की नींद खराब नहीं होती। इसलिए रोहित ने अपने दोनों बेटों की ओर देखकर हवा में हाथ लहराती हुई कहा, आई एम रियली वेरी सॉरी, मगर अब तुम दोनों सो जाओ। अभी तो काफी अर्ली मॉर्निंग है, ठंड भी बहुत ज्यादा है, तुम दोनों ऊपर बिस्तर पर सो जाओ। तभी अचानक कनिका को रियलाइज हुआ कि अलेक्जेंडर और आर्यन नीचे रात भर जमीन पर लेटे हुए थे। इसलिए धीमी आवाज में बिना रिया को डिस्टर्ब किए अनिका ने अलेक्जेंडर और आर्यन से पूछा, तुम दोनों नीचे फर्श पर क्यों लेटे हुए थे? अलेक्जेंडर और आर्यन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। दोनों सोच में पड़े हुए थे। दोनों को इस बात का डर था कि अगर रिया कहीं जाग गई तो अनिका को पता चलने से पहले ही वो लोग रिया को असलियत के बारे में बता दें और किसी तरह तीनों बच्चों का फंडा फूटने से रोके। अभी कोई कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले अलेक्जेंडर और आर्यन के कानों पर अपनी बहन की धीमी धीमी आवाज पड़ी। रिया अंगड़ाई लेती हुए नींद में कहने लगी, तुम दोनों मेरे भाई होने के बावजूद मेरा साथ नहीं दे रहे। जैसे ही आर्यन और अलेक्जेंडर ने ये बात सुनी, दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया था। रिया की बात सुनते ही अलेक्जेंडर और आर्यन एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्हें जिस बात का डर था वही हुआ था। अनिका और रोहित के सामने ही रिया की आंख खुल गई थी और वो दोनों जानते थे कि रिया पिछले दिनों की मेमोरी भूल चुकी थी, इसलिए अब दोनों को ही कुछ न कुछ करना था। दोनों भाई अभी सोच ही रहे थे कि तभी रोहित ने अलेक्जेंडर की ओर देखकर पूछा, अलेक्जेंडर, रिया ये क्या कह रही है? रोहित की बात सुनकर अलेक्जेंडर पूरी तरह से सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि आखिर वो क्या जवाब दे। हालांकि अलेक्जेंडर सच भी नहीं बता सकता था और उसे इस वक्त कोई कहानी भी नहीं सूझ रही थी जो वो रोहित को बता सके। आर्यन भी उसी सोच में खड़ा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे सांप सूंघ गया हो। रोहित ने जब देखा कि अलेक्जेंडर चुप है तो उसने फिर से अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए कहा, अलेक्जेंडर, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम इस तरह से चुप क्यों हो? बताओ ये क्या कह रही है? उसके कहने का मतलब क्या है? रिया अभी भी नींद में थी। उसने अंगड़ाई तो ले ली थी, मगर उसने आधी नींद में जो बातें कही थी उसके कारण अब अलेक्जेंडर और आर्यन पर मुसीबतें बढ़ गई थी। रोहित ने देखा कि रिया अभी भी कंबल को ओढ़े हुए सोई हुई थी। तभी अलेक्जेंडर ने कहा, डैड, आपने मुझसे पहले पूछा था ना कि मैं और आर्यन नीचे फर्श पर क्यों सोए हुए थे? इस रिया के कारण। अलेक्जेंडर ने जैसे ही ये कहा, आर्यन अलेक्जेंडर को देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका भाई क्या कहना चाहता था और क्या सोच रहा था। रोहित ने अलेक्जेंडर की ओर देखा और उसे घूरा। ये बात तो सब कोई अच्छे से जानते थे कि रोहित रिया से कितना प्यार करता था। वो उसके खिलाफ कोई भी शब्द नहीं सुन पाता था। रोहित ना कभी रिया को डांटता था, न ही कभी उस पर ऊंची आवाज में बात करता था, मगर वही ठीक उल्टा अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों अक्सर अपने पापा से डांट सुन जाया करते थे। रोहित उन्हें अक्सर फटकारता था और अभी भी जब रोहित ने अलेक्जेंडर के मुंह से सुना कि वो दोनों रिया के कारण फर्श पर सोए हुए थे तो उन्हें हैरानी हुई। रोहित अलेक्जेंडर के थोड़े पास आया और बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ कहो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अलेक्जेंडर ने मन ही मन कहानी बनाते हुए रोहित से कहा, डैड, हुआ ये कि जब हम दोनों सोने के लिए गए अपने बिस्तर पर, तब अचानक से रिया नींद में कुछ बड़बड़ाने लगी। तो फिर हमें डर लगने लगा कि रिया ये क्या कह रही है। तो मैंने आर्यन को कहा कि हम वहीं रिया के बगल में ही बैठते हैं, अगर उसे कुछ जरूरत पड़े तो हम वहीं रहेंगे। तो फिर हमने ऐसा किया और हम रिया के बगल में बिस्तर पर ही सो गए। मगर हम भी काफी थके हुए थे और नींद काफी आ रही थी। तो फिर पता नहीं क्यों बैठे बैठे ही हमें खुद पता नहीं चला कि कब हम सो गए, और बस इसीलिए जब हमारी आंख खुली तो हमने पाया कि हम बिस्तर से सीधा जमीन पर आकर फर्श पर सो गए थे। जैसे ही अलेक्जेंडर ने ये कहा, आर्यन के दिमाग में भी एक बात आई। उसने तपाक से रोहित से कहा, हाँ डैड, रिया पता नहीं रात भर क्या क्या बड़बड़ा रही थी। क्या वो कोई सपना देख रही थी या क्या, पता नहीं।
फिर हमने भी सोचा कि इसे उठाकर क्यों पूछें, इसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। रोहित को अलेक्जेंडर और आर्यन की बात सुनकर थोड़ा सा विश्वास हुआ, पर वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं था। मगर वो इस वक्त कुछ कहना भी नहीं चाहता था। वो सोच में पड़ गया था कि वो क्या कहे। कुछ पल के लिए उस कमरे में खामोशी छा गई थी, मगर तभी अचानक से एक ही रिया उठी। रिया जैसे ही उठी, उसने अपने सामने रोहित, अनिका, अलेक्जेंडर और आर्यन को देखा। चारों जिस तरह से खड़े थे, रिया को देखकर हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर सुबह सुबह हुआ क्या है। रिया बेहद ही अजीब तरीके से चारों को देख रही थी। वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन आंखों ही आंखों में इशारे करके कुछ बातें कर रहे थे, मगर दोनों एक दूसरे को कह रहे थे कि अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि दोनों भाई जानते थे कि रिया पिछले दिन की मेमोरी भूल चुकी है। मगर वो दोनों नहीं चाहते थे कि रोहित और अनिका को इस बारे में पता चले। ठीक इसका उल्टा अनिका के दिमाग में भी इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। वो यही सोच रही थी कि पैराडाइज इंटरनेशनल के सीसीटीवी फुटेज को जो उसने हैक किया था, उसे वो कैसे देखे, क्योंकि अब तक उसे वो फोटोज नहीं मिली थी जिसमें सनी और रोहित टेरेस पर थे। वो बेहद ही बेकरार थी। अनिका जानना चाहती थी कि आखिर उस दिन रोहित और सनी के बीच क्या हुआ था। अनिका जहां ये सोच रही थी, वहीं रोहित इस वक्त रिया के बारे में सोच रहा था। वो ये भूल गया था कुछ पल के लिए कि अनिका पूरी रात जागी थी। कहीं न कहीं जब से रोहित ने देखा था कि अनिका लैपटॉप पर गेम खेल रही थी, उसके मन का एक कोना शांत हो गया था। रोहित पहले की तरह बेचैन नहीं था। उसे इस वक्त जो खुद पर गिल्ट महसूस हो रहा था, उसे यही लग रहा था कि उसने बेकार में ही अपनी पत्नी अपनी अनिका पर शक किया था। अनिका कभी भी उसे धोखा नहीं दे सकती। तभी रिया ने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? आप सब इस तरह से खड़े क्यों हैं? अभी कोई कुछ कहता कि अलेक्जेंडर रिया के पास आया और बोला, कुछ नहीं, हम तो बस ऐसी ही बात कर रहे थे। हम तो प्लान कर रहे थे कि आज कहाँ घूमने जाना है। अलेक्जेंडर की बात रिया को अजीब लगी। उसने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और सीधे रोहित की तरफ देखकर कहा, पापा, हम कहाँ जा रहे हैं, बताइए ना। रोहित को अचानक समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, इसलिए उसने कहा, अभी हम सोच रहे हैं। बेटा, तुम उठ गई हो तो बताओ तुम कहाँ जाना चाहोगी, पर उससे पहले तुम नाश्ता कर लो। देखो सुबह हो गई है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ और नाश्ता करने आ जाओ। नाश्ता टेबल पर लग चुका है। रिया रोहित की बात सुनकर जल्दी से उठी। अलेक्जेंडर और आर्यन बहुत ही ध्यान से रिया को देख रहे थे। उसकी एक एक हरकत को वो दोनों ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्हें शक था कि कहीं रिया ने कोई ऐसी बात कह दी जिससे रोहित को रिया के ऊपर थोड़ा सा भी डाउट हो, तो वो दोनों भाई मामले को संभाल सके। मगर ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं था और रिया नॉर्मल ही बिहेव कर रही थी। तभी रोहित ने दोनों भाइयों से कहा, तुम दोनों भी आ जाओ, नाश्ता टेबल पर लग चुका है। और अनिका तुम? इतना रोहित ने कहा ही था कि अनिका ने तपाक से जवाब दिया, मैं थोड़ी देर में नाश्ता कर लूंगी, अभी मुझे जरा काम है। अनिका ने जैसे ही ये कहा, रोहित और तीनों बच्चे अनिका की ओर देखने लगे। तीनों बच्चों को ये नहीं पता था कि अनिका पूरी रात जागी थी और लैपटॉप के सामने बैठी हुई थी, क्योंकि एक टाइम के बाद अलेक्जेंडर और आर्यन भी सो चुके थे। लेकिन रोहित को पता था कि अनिका पूरी रात जागी थी, मगर उसे यही लग रहा था कि अनिका पूरी रात लैपटॉप पर गेम खेल रही थी। उसे अनिका के बारे में नहीं पता था कि उसने होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया था, और अब वो जानना चाहती थी कि उस दिन सनी और रोहित के बीच क्या हुआ था। अनिका टेरेस के उस दिन के सीसीटीवी फोटोज ढूंढने की कोशिश कर रही थी, और इस वक्त भी अनिका के मन में यही चल रहा था। वो यही सोच रही थी कि वो जल्दी से जल्दी उस फोटोज को देखे और ये पता करने की कोशिश करे कि रोहित आखिर है कौन। क्या रोहित वही है जैसा वो सामने दिखाई देता है, या फिर रोहित के इस चेहरे के पीछे कोई और चेहरा है। हालांकि अनिका ये बात भी जानती थी कि उसके सामने जो रोहित था वो बहुत ही केयरिंग था। वो परिवार की बहुत चिंता करता था, परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था, और सबसे बड़ी बात, अनिका और बच्चों के लिए वो कुछ भी कर सकता था। मगर अनिका के दिमाग के दूसरे छोर पर उसे वो सब भी बातें याद थी जो रोहित के खिलाफ लोगों ने कही थी। जैसे श्रेया ने, सागर सन्याल ने जो बातें कही थी, उन बातों की वजह से अनिका को कभी कभी रोहित पर शक होता था। और ये शक तब और ज्यादा बढ़ गया जब कुसुम के केस से रिलेटेड अनिका ने एविडेंस ट्रे में सिगार के टुकड़े और शराब की बोतलें देखी थी।
अनिका को लग रहा था कि रोहित का भी कुसुम के केस से कुछ न कुछ कनेक्शन था, क्योंकि सिगार के टुकड़े और शराब की बोतलें दोनों ही अनिका ने रोहित के कमरे में देखे थे। रोहित ने जब अनिका के मुंह से सुना कि वो अभी नाश्ता नहीं करेगी तो वो अनिका की ओर देखने लगा। रोहित की आंखों में ये सवाल साफ साफ नजर आ रहा था कि अनिका आखिर इस वक्त नाश्ता क्यों नहीं करेगी। तभी इस सवाल को रोहित की आंखों में पढ़ते हुए अनिका ने कहा, रोहित, मुझे थोड़ा लैपटॉप पर कुछ काम है, उसके बाद मैं आराम से नाश्ता कर लूंगी। रोहित ने जैसे ही ये सुना उसने इस बार जिद करते हुए कहा, नहीं अनिका, देखो तुमने पूरी रात जाकर लैपटॉप पर गेम खेला है और हमने तुम्हें रोका नहीं, मगर अब नहीं, ये बहुत ज्यादा हो रहा है और हमें तुम्हारी फिक्र है। ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ में आती? हम नहीं चाहते कि तुम्हारे दिमाग पर स्ट्रेस पड़े। मानता हूँ कि गेम खेलने से तुम्हें अच्छा लगता है, पर इतना भी तुम गेम में मत खो जाओ कि खाना पीना भी भूल जाओ। तुम्हारे सामने ये हमारी बेटी रिया गेमिंग दुनिया की चैंपियन है, न जाने कितने चैंपियनशिप जीते हैं इसने, मगर इतना तो रिया भी नहीं डूब जाती जितना तुम अभी पिछले एक दिन से गेम में डूब चुकी हो। इसलिए चलो हमारे साथ नाश्ता करो। क्यों ना बच्चों, मैंने सही कहा ना? रोहित ने जैसे ही बच्चों की तरफ देखा और ये कहा, तीनों बच्चे चिल्लाकर बोले, हाँ मम्मा, आपको हमारे साथ नाश्ता करना ही होगा, वरना हम भी नाश्ता नहीं करेंगे। अब अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे मना करे, क्योंकि अनिका जल्द से जल्द सीसीटीवी फुटेज को देखना चाहती थी, वो अपना वक्त नहीं गंवाना चाहती थी। हालांकि अनिका ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि इस वक्त चाहे वो कुछ भी बहाना बना ले, पर बच्चे नहीं मानने वाले थे, मगर फिर भी उसने अपनी तरफ से एक बार ट्राई करते हुए कहा, देखो तुम लोग समझने की कोशिश करो। मैं अनिका ने इतना कहा था कि तभी आर्यन ने कहा, मम्मा प्लीज चलिए ना हमारे साथ, आप नाश्ता नहीं करेंगे तो हम भी नाश्ता नहीं करेंगे। आर्यन की बात खत्म होती ही रिया ने कहा, मम्मा आपको हमारे साथ चलना होगा बस। इतना कहने के साथ ही रिया ने अनिका का हाथ पकड़ा और अनिका को खींचते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगी। अनिका के पास और कोई चारा नहीं बचा था, वो भी रिया के पीछे पीछे लिविंग रूम में गई और फिर रिया के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। पीछे से रोहित, अलेक्जेंडर और आर्यन तीनों वहाँ पर आए। तभी अलेक्जेंडर ने कहा, रिया पहले तुम अपना मुंह धो लो, उसके बाद खाना। अलेक्जेंडर ने इतना कहा ही था कि तभी रोहित ने कहा, तुम दोनों ने मुंह धोया? ये सुनते ही अलेक्जेंडर और आर्यन का सिर झुक गया, क्योंकि उन्होंने भी मुंह नहीं धोया था। रोहित ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, जाओ पहले जाकर मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद नाश्ता करना। आखिर में दोनों को रोहित की बात माननी पड़ी और दोनों अपने कमरे की तरफ चले गए, मगर रिया वहीं बैठी रही। कमरे में आते ही अलेक्जेंडर और आर्यन मन ही मन ये सोच रहे थे कि आखिर उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। रिया अभी अभी सोकर उठी थी, उसने भी मुंह नहीं धोया था, मगर रोहित ने उसे कुछ नहीं कहा। दोनों को पहले बुरा नहीं लगता था जब रोहित रिया को ज्यादा प्यार करता था, जब दोनों भाइयों से ज्यादा लाड़ करता था, मगर अब कहीं न कहीं दोनों को ये बात खटकने लगी थी। उन्हें रिया के लिए तो खुशी होती थी, मगर अपने लिए बुरा भी लगता था कि उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता था। आखिर उन्होंने किया क्या था? पर ये बात अलेक्जेंडर और आर्यन खुलकर भी रोहित से नहीं कर सकते थे। अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर कुछ इशारे कर ही रहे थे। इतने में उन्हें लिविंग रूम से रिया की आवाज सुनाई पड़ी, डैड वैसे मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? इस पर रोहित ने कहा, हाँ रिया बोलो, क्या बात है? क्या आपको लगता है मैं पागल हूँ? रिया ने जैसे ही ये कहा, कमरे के अंदर मौजूद अलेक्जेंडर और आर्यन का चेहरा हैरानी से भर गया। अलेक्जेंडर और आर्यन अभी सोच ही रहे थे कि इतने में उनके कानों पर रिया की आवाज पड़ी, क्या आपको लगता है मैं पागल हूँ? रिया ने जैसे ही ये कहा, अलेक्जेंडर और आर्यन पूरी तरह से डर गए। वहीं बाहर लिविंग रूम में बैठे रोहित और अनिका को रिया की बात सुनकर अजीब लगा। अनिका को शुरू में लगा कि रिया को कोई शरारत सूझ रही है, इसलिए वो इस तरह के सवाल अपने डैड से कर रही है। पर रोहित पूरी तरह से हैरान था, उसे समझ नहीं आया कि रिया अचानक क्या कह रही है। तभी रोहित ने तपाक से रिया से पूछा, नहीं तुम्हें ऐसा किसने कहा और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? रोहित की इस बात पर रिया ने तपाक से जवाब दिया, नहीं डैड, मुझे नहीं, अलेक्जेंडर और आर्यन को लगता है कि मैं पागल हूँ। उन्हें लगता है कि मैं गेम खेल खेलकर वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच का फर्क भूल चुकी हूँ और मुझे किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है।
रिया के मुंह से जैसे ही ये निकला, अपने कमरे में मौजूद अलेक्जेंडर और आर्यन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्हें अब यकीन हो चला था कि उन्हें जिस बात का डर था वो अब सच होने वाला था। रिया को ये बिल्कुल याद नहीं था कि पिछले दिन क्या हुआ था और ये बातें अब रोहित से क्यों कर रही थी। ये भी धीरे धीरे अलेक्जेंडर को समझ आ रहा था। अलेक्जेंडर ने घबराते हुए आर्यन से कहा, आर्यन, जिस बात का डर था वही हुआ। हमें रिया को किसी तरह रोकना होगा, नहीं तो आज पापा और मम्मा के सामने हमारा भंडा फूट जाएगा और फिर हम दोनों को बहुत डांट पड़ेगी। पापा हमें छोड़ेंगे नहीं। अलेक्जेंडर की बात सुन आर्यन ने भी सोचते हुए कहा, अलेक्जेंडर, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करें हम। क्या हम ऐसे ही चले जाएं? तभी अचानक से अलेक्जेंडर ने आर्यन को वहीं पर रहने का इशारा किया और वो तुरंत दौड़कर लिविंग रूम में गया। उसे इसी बात की फिक्र थी कि कहीं उनका भांडा आज रिया फोड़ न दे। अलेक्जेंडर जिस तेजी से लिविंग रूम में आया था वो देखकर रोहित, अनिका और रिया हैरान हो गए। कोई कुछ कहता, इतने में रोहित ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह से भागकर यहाँ क्यों आए? अलेक्जेंडर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। हालांकि वो वहाँ पर रिया को कुछ भी कहने से रोकने आया था, पर अब उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसकी सिट्टी पिट्टी बंद हो चुकी थी। तभी अलेक्जेंडर ने हबड़ाते हुए कहा, डैड, ये रिया क्या कह रही है? हम इसे पागल नहीं समझते। बल्कि तभी रोहित ने थोड़ी ऊंची आवाज में अलेक्जेंडर से कहा, तुम शांत रहो। इतना कहने के बाद रोहित ने रिया की तरफ देखकर कहा, हाँ रिया, तुम बताओ, तुम क्या कह रही थी? तभी रिया ने अलेक्जेंडर की ओर देखा। आंखों ही आंखों में रिया अलेक्जेंडर की ओर देखकर इशारे कर रही थी, मानो वो आज अलेक्जेंडर और आर्यन को बताएगी कि वो पागल नहीं है। और उसने गुलेरिया हाउस की छत पर अनिका जैसी दिखने वाली किसी औरत को देखा था। क्योंकि रिया सब कुछ भूल चुकी थी, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो गुलेरिया हाउस से जाकर वापस लौट चुके थे। रिया को इस वक्त यही याद था कि अभी उसे गुलेरिया हाउस जाना है और उसे अपना प्लान भी तैयार कर रखा था, मगर उसके दोनों भाई उसके इस प्लान में साथ नहीं दे रहे थे। इस कारण से रिया चिढ़ी हुई थी और अब उस चिढ़ के कारण उसने ये बात रोहित और अनिका के सामने कह दी थी। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रिया ने कहा, हाँ डैड, ये सच है। अलेक्जेंडर और आर्यन को लगता है कि मेरी दिमागी हालत सही नहीं है। मैं रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच का फर्क भूल चुकी हूँ। रोहित ने जैसे ही ये सुना, उसने घूरते हुए अलेक्जेंडर की ओर देखा। तभी रोहित ने अलेक्जेंडर की ओर देखते हुए कहा, आर्यन कहाँ है? बुलाओ उसे। रोहित इतना कहकर चुप हुआ ही था कि इतने में अपने कमरे से आर्यन निकलकर वहाँ पर आया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे पता था कि आज रोहित उसकी और अलेक्जेंडर की क्लास लगाने वाला है। दोनों भाई अभी चुपचाप खड़े थे। इतने में रोहित ने कहा, बताओ रिया ये क्या कह रही है? अलेक्जेंडर और आर्यन चुप ही थे। उनको इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। दोनों ने रिया की तरफ देखा। रिया भी अपने दोनों भाइयों को देख रही थी। तभी रोहित ने कहा, रिया की तरफ क्या देख रहे हो? मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। अलेक्जेंडर और आर्यन रोहित के सवालों का कोई जवाब देते, इतने में अनिका का फोन बजा। अनिका का फोन उससे थोड़ी दूरी पर था, मगर जैसे ही उसका फोन बजा, अनिका अचानक से उठी और उसने फोन को लपका। अनिका जिस तेजी से उठी थी वो देखकर रोहित और तीनों बच्चे हैरान हो गए। रोहित ने देखा अनिका काफी हड़बड़ा गई थी। अनिका का ये अंदाज किसी ने भी इससे पहले नहीं देखा था। रोहित को आज थोड़ा अजीब लगा। उससे रहा न गया। उसने तपाक से पूछा, अनिका किसका फोन है? ये सुनते ही अनिका हैरानी से रोहित को देखने लगी। वो इतनी ज्यादा हड़बड़ाई हुई थी कि उसने अभी तक ये तक नहीं देखा था कि उसे फोन कौन कर रहा था। पर अब अनिका को देखना ही था, क्योंकि रोहित उसकी तरफ देखे जा रहा था। अनिका ने जैसे ही फोन स्क्रीन पर देखा तो उसने पाया कि बिक्की उसे इस वक्त फोन कर रहा था। बिक्की का नंबर देखते ही अनिका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रोहित को क्या जवाब दे। वो रोहित को बिक्की के बारे में बता नहीं सकती थी। उसे ये राज अभी राज ही रखना था। अनिका इस वक्त सोच में पड़ी हुई थी। इतने में रोहित ने फिर से पूछा, क्या हुआ अनिका, किसका फोन है? अनिका ने मन में एक कहानी बनाते हुए रोहित से कहा, श्रेया का फोन है, मैं उससे बात करके आती हूँ, तुम लोग तब तक नाश्ता करो। इतना कहने के साथ ही अनिका उस कमरे से निकल गई। उसके जाने के बाद रोहित को समझ नहीं आया कि अनिका इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों थी और श्रेया से बात करने के लिए उसे कमरे से बाहर क्यों जाना पड़ा था।
रोहित अभी कुछ समझ पाता इतने में अलेक्जेंडर ने कहा, डैड, हम रिया को पागल नहीं समझते हैं, बल्कि हमें इसकी चिंता है। ये दिन भर गेम खेलती रहती है, स्क्रीन के सामने हरदम बैठी रहती है, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए मैं और आर्यन रिया को समझा रहे थे और कुछ नहीं। इतना कहने के बाद अलेक्जेंडर चुप हो गया और आंखों ही आंखों में आर्यन की तरफ इशारा करके कुछ कहने की कोशिश करने लगा। उसका इशारा मिलते ही आर्यन ने भी कहा, हाँ डैड, आप तो जानते ही हैं, हम दोनों और रिया से बड़े हैं और समझदार भी हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि रिया का हम अपने से भी ज्यादा ख्याल रखें। तो बस इसलिए हमने कहा था, लेकिन अगर रिया को ऐसा लगता है तो फिर आज से हम दोनों इसे कुछ नहीं कहेंगे। रोहित दोनों की बात से कन्विंस तो था, पर वो रिया को कुछ नहीं कहना चाहता था। हमेशा की तरह रिया को उसने कुछ नहीं कहा। तभी बीच में रिया ने कहा, पर डैड, आप एक बात बताइए, अगर मुझे कभी भी इन दोनों भाइयों की जरूरत पड़ी तो क्या ये दोनों मेरी मदद नहीं करेंगे? क्या ये इनका फर्ज नहीं है? रोहित ने जैसे ही ये सुना उसने तपाक से कहा, बिल्कुल करेंगे। इन दोनों का फर्ज है तुम्हारी मदद करना, और जब भी ये दोनों तुम्हारी बात ना माने तो मुझे तुम बताओ। अलेक्जेंडर को अब भनक लग चुकी थी कि कहीं न कहीं रिया धीरे धीरे उस बात की तरफ जा रही थी जो अलेक्जेंडर और आर्यन सामने नहीं आने देना चाहते थे। इसलिए दोनों ने तुरंत बात को संभालते हुए कहा, ठीक है रिया, हम तुम्हारी मदद करेंगे। चलो नाश्ता कर लो, हम भी आते हैं फ्रेश होकर नाश्ता करने के लिए। इतना कहने के बाद दोनों भाई जल्दी से अपने कमरे की तरफ जाने लगे। रोहित अजीब सा चेहरा लिए वहीं पर खड़ा था। इस वक्त अलेक्जेंडर और आर्यन की बातें उसके दिमाग में नहीं चल रही थी, बल्कि उसके मन में यही चल रहा था कि अनिका इतनी हड़बड़ी में बाहर क्यों गई थी। आखिर क्या कारण था उसके बाहर जाने का? क्या सच में उसे श्रेया का ही फोन आया था? वहीं कमरे के अंदर जाते ही अलेक्जेंडर ने आर्यन से कहा, आर्यन, हमें जल्द ही रिया को वो वीडियोस दिखाना होगा जो हमने स्टोर करके रखा है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। अलेक्जेंडर की इस बात पर आर्यन ने जवाब दिया, हाँ अलेक्जेंडर, आज रिया ने तो हमारा भांडा फोड़ ही दिया था। पापा को देखकर मुझे लग रहा था कि आज वो हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम एक काम करो, रिया जैसे ही नाश्ता कर ले उसे कमरे में बहाने से ले आना, फिर हम उसे वो वीडियो दिखा देंगे और साथ ही उसे ये बात बता देंगे। अलेक्जेंडर ने अपनी बात बताई। उसकी बात सुनते ही आर्यन ने पूछा, पर कब तक? ऐसा कब तक चलेगा अलेक्जेंडर? इस सवाल का जवाब न तो आर्यन के पास था और न ही अलेक्जेंडर के पास। वहीं दूसरी तरफ अनिका टेरेस गार्डन में आ गई थी। उसने जब देखा तब तक रिंग बजना बंद हो चुका था। अनिका को समझ नहीं आया कि अचानक इतनी सुबह को बिक्की उसे क्यों फोन कर रहा था। वो यही सोच रही थी, इतने में उसका फोन दोबारा बजा। उसने देखा कि बिक्की का नंबर फ्लैश हो रहा था मोबाइल स्क्रीन पर। इस बार अनिका ने आसपास देखा और झट से फोन उठाया। अनिका ने जैसे ही फोन उठाया, फोन की दूसरी तरफ से बिक्की ने कहा, अनिका जी क्या हुआ? क्या आपने अभी तक कुछ पता नहीं किया? आप काम पर लगी हुई हैं या नहीं? देखिए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि मुझे शक है कि उस सीसीटीवी फुटेज को कोई डिलीट भी कर सकता है। अनिका ने जैसे ही ये सुना उसे हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आया कि बिक्की ये अचानक क्या कह रहा है। अनिका ने तुरंत बिक्की से कहा, क्या ये आप क्या कह रहे हैं? तभी बिक्की ने कहा, जी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए और समझिए। वो शख्स जो भी है वो नहीं चाहेगा कि हम कुसुम के मुजरिम को बाहर लाएं। इसलिए हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। अनिका ने जैसे ही ये सुना उसने गहरी सांस ली और फिर आराम से कहा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। कल रात को मैंने हैकिंग की दुनिया के बारे में सब कुछ जान लिया, जितना भी मुझे जानना था। बस अब मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाऊँ मैं आपको फोन कर दूंगी। बिक्की ने जैसे ही ये सुना उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने आकाश से ये सुन रखा था कि अनिका एक जीनियस थी। वो कोई भी चीज बहुत ही जल्द और बाकी लोगों के मुकाबले आसानी से सीख जाती थी। पर इस वक्त बिक्की को ये यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ एक रात में ही अनिका ने हैकिंग जैसे कॉम्प्लिकेटेड चीज को सीख लिया था और उसके बारे में जान लिया था। बिक्की इस वक्त यही सब सोच रहा था। इतने में अनिका ने फोन के इस पार से कहा, क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए? अनिका की बात पर बिक्की ने कहा, कुछ नहीं, बस आपकी बात सुनकर आकाश की याद आ गई और उसकी बातें याद आ गई जो वो आपके बारे में कहता था। अनिका आकाश के बारे में उतना नहीं जानती थी, बस वो जानती थी कि आकाश उसका भाई था।
पर अनिका के दिल में उसके लिए कोई इमोशंस नहीं थे। अनिका की जब से याददाश्त गई थी तब से लेकर अब तक उसने आकाश के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन आकाश के लिए जैसे गुलेरिया हाउस के लोग सोचते थे वैसा अनिका नहीं सोचती थी। अनिका को बिक्की ने फोन के उस पार से कहा, अनिका जी, आई होप आप जल्दी से उस एटीएम के सीसीटीवी कैमरे को हैक कर ले और हमें पता चल जाए कि आखिर उस रात कुसुम के घर पर कौन आया था। बिक्की की बात पर अनिका ने कहा, हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। मुझे यकीन है कि आज रात तक मैं इस काम में कामयाब हो जाऊँ और मुझे उस एटीएम के सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस मिल जाए। इतना कहने के बाद अनिका ने एक गहरी सांस ली और फिर बिक्की से कहा, और हाँ प्लीज, तब तक आप इस तरह अचानक से फोन मत करना, वरना मैं मुसीबत में पड़ सकती हूँ। अनिका ने जैसे ही इतना कहा, ठीक उसी वक्त रोहित टेरेस गार्डन के दरवाजे तक आ गया। उसने अनिका के मुंह से उसके आखिरी शब्द सुन लिए थे। रोहित ने सुन लिया था जो अनिका ने कहा था कि वो मुसीबत में पड़ सकती थी। रोहित ने यह सुनते ही तपाक से अनिका से कहा, अनिका, ये तुम क्या कह रही हो? तुम किस मुसीबत में पड़ने की बात कर रही हो? ये सुनते ही अनिका के होश उड़ गए।